नमस्कार दोस्तों। तो पिछली वीडियोस के बाद सरस्वती एकेडमी में मैं आपके सामने लेके आया हूँ भूगोल का दूसरा अध्याय। यहाँ हम पिछली वीडियो में जहाँ पर छोड़कर गए थे वहीं से शुरू करने वाले हैं, जहाँ हमने आपको बताया था कि हम देशांतर रेखाओं के बारे में और विश्व का मानक समय निकालने के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी पृथ्वी की उन गतियों की जिसके आधार पर दिन और रात होते थे, और जिस तरह से सूरज पृथ्वी के ठीक सामने आता था और पृथ्वी के पूरा, क्योंकि पृथ्वी को 24 घंटे में पूरा राउंड लगाना था अपनी परिधि के सापेक्ष, हम उसी पर चर्चा करने आए हैं कि पृथ्वी जब 24 घंटे में पूरा राउंड लगाएगी सूरज का, तो सूरज की स्थिति क्या रहेगी। एक गोल आकृति अपनी धुरी पर 24 घंटे में टर्न लगा रही है, तो उसका एक हिस्सा रोशनी में रहेगा सामने का और पीछे का हिस्सा अंधकार में रहेगा। तो वो कौन सा समय पीरियड होगा जब रोशनी होगी और वो कौन सा समय पीरियड रहेगा जब गर्मी रहेगी, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपको अच्छी तरह से पता है ये पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी कि मानचित्र जो पृथ्वी के अंदर धरातल को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर अगर पृथ्वी की पहली किरण पड़ती है तो 24 घंटे के बाद ही यहाँ पर अगली किरण पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर पहली किरण पड़ती है, अब मैं मानता हूँ इस चीज़ को, देखिए मैं आपको यहाँ से बना के दिखा देता हूँ एक बार, टोटल थोड़ा सा आपको क्लियर भी हो जाएगा। इसी तरह से सोचिएगा आप, सूरज की पहली किरण यहाँ पड़ती है, 24 घंटे बाद यही किरण पड़नी है। तो देखा जाए तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि 2-2 घंटे बाद का टाइम बना देता हूँ। जैसे आपकी घड़ी में 6 बजे, तो 2 घंटे बाद आप 6 बजा देना, तब तक यहाँ पर +2 8 बज जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सूरज की जो किरण यहाँ पर पड़ रही है, पृथ्वी को अपने अक्ष से थोड़ा सा घूमना है, क्योंकि 24 घंटे में पूरा राउंड लगना है। तो ये हिस्सा सामने आया है, अब ये थोड़ा पीछे हटेगा। ठीक, ये सामने आएगा पहली किरण के, फिर ये सामने आएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो 24 घंटे बाद दोबारा इसको आना है। तो मैं क्या करता हूँ, सूरज की पहली किरण अगर पड़ती है किसी क्षेत्र में तो हर जगह पर 6 बजा देते हैं। हम ये तय करते हैं कि हर जगह पर सुबह 6 बजे ही सूर्योदय हो। ये नहीं कि आप कह रहे हो कि दोपहर के 2 बजे सूर्योदय हो रहा है, आप कह रहे हैं शाम के 6 बजे सूर्योदय हो रहा है। तो सारी दुनिया के सारे देश मिलकर एक मानक निर्धारित करें, एक मानक समय निकालने की रीति का चयन करें। उसी हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि चलिए मैंने इस लाइन को एक सीधे आदर्श मान लिया और कह दिया कि यहाँ से शुरू करते हैं। 2 घंटे बाद आप बजा देना, 2 घंटे बाद आप अपनी घड़ी में 6 बजा देना, 2 घंटे बाद, क्योंकि हमने अनुमान लगाया कि 2-2 घंटे बाद डिवाइड कर दिया हमने। टोटल 24 घंटे हैं, पूरी पृथ्वी को राउंड लगना है इन 24 घंटे में। सूरज के सामने जो रोशनी होगी वो तो 12 घंटे के लिए होगी ना, तो 12 घंटे इधर के ले लिया हमने, 12 घंटे उधर के, हमने टोटली कर दिया कि 24 घंटे में पूरा राउंड लगना है। तो सुबह के 6 यहाँ पर बजे, फिर 6 यहाँ बजाओ, फिर 12-12 स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसा करने से हमें बहुत सुविधाएं पता चल सकती हैं। हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरज अब कहाँ पर किरण पड़ने वाली है। 2 घंटे बाद ये हिस्सा सामने आने वाला है पृथ्वी का घूमने की वजह से, 2 घंटे बाद यहाँ पर। इससे आसानी होगी मानक समय निकालने में। मगर ये सबसे पहले ओपनिंग की गई यहाँ पर इंग्लैंड है। इंग्लैंड में ये एक जगह है लंदन के पास, ग्रीनविच। ये विचार रखने वाले महान वैज्ञानिक थे ग्रीनविच। ग्रीनविच ने क्या तरीका अपनाया, हम उस पर चर्चा करते हैं। ग्रीनविच ने, ये देखिएगा, ये यहां पर है लंदन, ये रहा, और यहां से ग्रीनविच रेखा है ये। ठीक है, ग्रीनविच ने कहा कि मैं अपने आप को 0 मानता हूं, 0 डिग्री। यहां से 180 लाइनें खींची जाएं पूरब की तरफ, इस तरह से 180 लाइन्स, और 180 लाइन खींची जाएं पश्चिम की तरफ, टोटल हो जाएंगे 360। अब आप देख लीजिएगा कि कौन सी लाइन पर सूरज की किरण कब पड़ेगी, आप अपने हिसाब से अनुमान लगा लीजिएगा। अब अनुमान लगा लेते हैं। देखिए, गौर से देखा जाए तो देखिए, अब अनुमान लगाते हैं। 24 घंटे में राउंड लगना है, इसका मतलब हो गया 1440 मिनट। करेक्ट। अब आप देखिए
1440 मिनट और कितनी लाइनों में क्रॉस करना है? 360। इस तरह से जो 360 लाइनें हैं, ये 0 डिग्री था, 180 पश्चिम और 180 पूर्व। और आपको पता है कि ये जो गैप है ना, यहाँ पर सूरज की किरणों को पढ़ना है, क्योंकि पृथ्वी है, सूरज की पहली किरण यहाँ पर पड़ी है, तो ये यहाँ पर एक एक करके किरण ऐसे ऐसे शिफ्ट होती जाएगी। ठीक, तो देखिए, तो एक लाइन से दूसरी लाइन को सूरज की किरण में पहुँचने में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट। देखिए आप डिवाइड करके भी, 1440 टोटल राउंड है, 1440 मिनट में पूरा राउंड लगना है यहाँ से यहाँ तक का, और लाइन डिवाइड कर दी गई है 360। तो एक लाइन से दूसरी लाइन में सूरज की किरण को पहुंचने में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट का। देखा जाए तो देखिए 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट 4 गुणा 360, यानी कि पूरे 1440 मिनट, 24 घंटे के बाद सूरज की वही किरण यहाँ पर दोबारा से पड़ेगी। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने 24 घंटों को 360 लाइन में डिवाइड करके सूरज की किरण को ही कैच कर लिया है, 4-4 मिनट का गैप दे करके। ठीक, तो इस हिसाब से जब मैं इस पृथ्वी को यहाँ पर देखा 4-4 मिनट का गैप दे करके, ये तो देखना चाहते हैं हम कि भारत कहाँ पर है। देखिए ये ग्रीनविच लाइन है 0 वाली, मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको सिर्फ ग्रीनविच लाइन ही दिखाता हूँ, जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। ये है वो ग्रीनविच लाइन। थोड़ा सीधा नहीं हो रहा होगा मुझसे, ठीक है। देखिए अब भारत की बात करते हैं। भारत का विस्तार कहाँ पर है? भारत क्योंकि पूरब की तरफ है, तो आपको नक्शे में दिख रहा होगा भारत की स्थिति क्या है सूरज की किरण पड़ने के मामले में। ऑलरेडी क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो सूरज पूरब से नजर आता है हमें दिखता हुआ। यहाँ से सूरज यहाँ से ऐसे आता है, तो ऐसे रोटेट होती है, यानी कि इस हिस्से पर सूरज की किरण पहले पड़ेगी, फिर ये उधर को पलट जाएगा रीजन, और ये सामने वाले रीजन पर रोशनी पड़ेगी। तो ग्रीनविच से पहले सूरज यहाँ पहुँच जाता है। कितनी देर पहले, कितने समय पहले? क्योंकि 4-4 मिनट का गैप है इन लाइनों में। देखते हैं भारत को। भारत यहां से देखा जाए तो 68.7 पूर्वी, और यहां से लेकर के सबसे पूरब का रीजन देखा जाए तो 97.25 पूर्वी तक है। यह भारत का विस्तार है। 68 डिग्री पूर्वी से लेकर के 97.25 डिग्री पूर्वी तक। अब भारत की स्थिति का आप मूल्यांकन करिएगा जरा कि क्या स्थिति है भारत की। तो आपको सब समझ में आए, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। सही से आप समझ पाए। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है, तो आपके नीचे कमेंट बॉक्स बना रहता है, वहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हैं। और भूगोल में रोज़ का मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको उसका उत्तर देना अनिवार्य होता है, तो आप उत्तर भी दीजिएगा। तो ये भारत है। चलिए भारत को भारत जैसा ही बनाए तो शायद अच्छा लगेगा। ओहो, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे से गड़बड़ हो गया है। चलिए ये भारत है। इसका सबसे पश्चिमतम बिंदु है 68.7 पूर्वी देशांतर रेखा, जो हम विस्तृत रूप में भी देख पा रहे हैं ना। ये जो लाइन्स हैं, ग्रीनविच की लाइन ये है 0 वाली, ये लाइन यहाँ से 1 2 3 4 इस तरह से, ये वाली लाइन जो गुजरात में आ रही है 68 पर आ रही है, ठीक है। और इसी तरह से पूरब की जो सबसे लाइन पूरब में है ये है 97.25। दोनों लाइन के बीच में लगभग 29 लाइनों का गैप है। 29, अब इनको मैं बोल ही देता हूँ, इनको देशांतर रेखाएं बोलते हैं। दोनों के बीच में लगभग 29 देशांतर रेखाओं के बीच का गैप है, ठीक। चलिए कट ऑफ करके मैं 30 करता हूँ। और एक लाइन से दूसरी लाइन को सूरज की किरण को पहुँचने में कितना समय लग रहा है दोस्तों? 4 मिनट का। आप सोचिएगा, आप 30 लाइन का डिफरेंस क्रिएट कर चुके हैं। 30 गुणा 4 यानी 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। तो जो सूरज की किरण अरुणाचल में अभी पड़ती है, वो 2 घंटे के बाद गुजरात में पड़ती है। अब आप सोचिए, अब भारत अपना मानक समय ले तो कहाँ से ले? अगर वह अरुणाचल के हिसाब से समय ले तो अरुणाचल में सूर्योदय 6 बजे हो जाएगा, लेकिन तब उस समय यहाँ पर क्या हाल स्थिति होगी? सूरज की पहली किरण तो यहाँ पर 6 बजे पड़ गई, लेकिन वही सूरज की पहली किरण यहाँ पर 8 बजे पड़ेगी।
अब आप बताइए, अरुणाचल में सूर्योदय 6 बजे और गुजरात में 8 बजे। अगर मैं गुजरात के हिसाब से समय लेता हूं तो गुजरात में चलिए सुबह के 6 बजे सूर्योदय हुआ, लेकिन अरुणाचल में तो 2 घंटे पहले सूर्योदय हो गया। यानी कि जो किरण गुजरात की 6 बजे पड़ी वो किरण तो अरुणाचल में 4 बजे पड़ गई। अब सूर्योदय में फिर दिक्कत। अब ऐसी स्थिति में भारत क्या करे? भारत कहां से अपना मानक समय निर्धारित करे? सवाल यही है, इंडिया कहां से अपना मानक समय निर्धारित करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत महत्वपूर्ण है और देना भी पड़ेगा। क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए कि ये जो 2 घंटे का गैप है ना, इधर का 1 घंटा भी कवर कर लिया जाए, पश्चिम का, और पूरब का भी 1 घंटा कवर कर लिया जाए। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों के बीच का समय निकाल देते हैं, पश्चिम का भी और पूरब का भी। दोनों के बीच का समय यहाँ पर होगा कहीं पर, और वहाँ के हिसाब से समय लेते हैं। ना आप 1 घंटा एडवांस रहेंगे, ना आप 1 घंटा पीछे रहेंगे। तो क्या किया गया? दोनों के बीच का समय निकाला गया। निकल करके आया 165/2, 82.5। और अक्षांश में लिखूं, देशांतर रेखा है क्योंकि 82.30। वो लाइन ढूंढिए आप जहां पर 82.5 यानी कि बीच का पॉइंट आ रहा है। ये वो स्थिति होगी जहां से 1 घंटा पूरब यानी अरुणाचल का भी कवर हो सकता है, और जहां से 1 घंटा पश्चिम का यानी गुजरात का भी कवर हो सकता है। और ये लाइन मैंने यहां पर पकड़ लिया, 82.5 ठीक बीचों बीच, या 30 कर देता हूं डिग्री में। और ये जगह पड़ती है इलाहाबाद, या कुछ लोग बोलते हैं मिर्जापुर के पास। ओहो चलिए, आपको पढ़ाते पढ़ाते इलाहाबाद को इलाहापुर कर दिया, मिर्जापुर की जगह। मिर्जापुर और इलाहाबाद के निकट नैनी नाम की जगह, ध्यान से सुनिएगा, नैनी नाम की जगह है इसका राइट आंसर। भारत ने अपना मानक समय कहां से लिया है? नैनी से। ऑप्शंस में कई बार लिखा रहता है इलाहाबाद के पास नैनी या मिर्जापुर के पास नैनी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस पूरी वीडियो का यही है कि भारत ने अपना मानक समय कहां से लिया? भारत का मानक समय किस देशांतर पर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। करेक्ट है ना? पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक समय लिया गया। तो आप स्थिति देख रहे हैं। अब इस स्थिति को मैं और ज़्यादा गहराई में लेके जाता हूं, क्योंकि भारत ने अपना मानक समय लिया है नैनी से। यानी कि अब आप बताइएगा कि ग्रीनविच यानी कि लंदन से सूरज भारत पर कितने घंटा पहले पड़ेगा? देखिए, अब बताते हैं, चर्चा करते हैं कि हम पूरब में हैं लंदन के मुकाबले। जैसा कि मैंने मानचित्र में बताया, तो सूरज को पहले हमारे क्षेत्र में ही पड़ना है, यानी सुबह यहाँ पहले होगी, वही सुबह की किरण बाद में इंग्लैंड पहुँचेगी जब पृथ्वी उधर को रोटेट हो जाएगी। तो देख लेते हैं फिर। ये 0 डिग्री लाइन है, भारत की स्थिति आ गई है 82.5 डिग्री पर। ठीक है, अब सूरज यहाँ पहले पड़ेगा, पूरब में हमने बताया कितनी देर पहले। एक लाइन से दूसरे लाइन को सूरज की किरण को पहुँचने में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट का। तो हम इजीली इसकी गुणा करके बता सकते हैं कि कितनी देर बाद सूरज की किरण यहाँ पड़ेगी। देख लेते हैं, 330 मिनट आ रहा है निकल के। आप खुद गुणा करके देखिए ना। आप 0 डिग्री यहाँ पर है, 82.5 डिग्री भारत है, तो कितना निर्धारित समय रहेगा? कितने समय बाद? 350 मिनट यानी कि 5 घंटे 30 मिनट। अब आपके मोबाइल में जब आप टाइम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है GMT ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 5:30, यानी कि ब्रिटेन से हम 5.5 घंटा पहले हैं। अगर अभी हमारे पास 2 बज रहा है तो यानी कि ब्रिटेन में अभी 5 घंटा आप कम करिएगा तो 9:30 बज रहा है। जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो देखते होंगे कि वहाँ पर तो निर्धारित समय पर मैच शुरू होता है 10 बजे, और यहाँ 3:30 बजे प्रसारण होता है, जबकि वहाँ सुबह हो रखी होती है। क्यों? क्योंकि वही वो सूरज की किरण वहाँ 5.5 घंटे के बाद पहुँचेगी। सूरज यहाँ पर आ गया ना, जब इधर पीछे को चला जाएगा वो रीजन, तब यहाँ पर वो किरण पकड़ेगी। तो आपको समझ में आ गया ये कि भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना ज़्यादा है? 5.5 घंटे ज़्यादा है। करेक्ट। अब हम बात करते हैं विश्व के बारे में, क्योंकि ये भारत की गुत्थी थी, एग्जाम में कई बार पूछा जाता था, तो मुझे इसको बताना बहुत ही ज़रूरी लगा और आपको समझ में भी आ गया होगा, मैं तो ऐसा ही लगता है। ठीक। और अब आप ऐसे में अगर भारत का समय निकाल सकते हैं तो शायद दुनिया के हर स्थान का समय निकाल सकते हैं। मैं आपसे कहूँ कि किसी देश की स्थिति 40 डिग्री पश्चिमी से, इस तरह के सवाल आजकल बहुत आ रहे हैं, 60 डिग्री पश्चिमी है, या मैं आपको कहूँ कोई 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर देश स्थित है, कोई देश 50 डिग्री पश्चिमी पर स्थित है, ये है ना ग्रीनविच लाइन 0, इससे पश्चिम में है 50 डिग्री। और मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं,
अगर ग्रीनविच में उस समय पर दोपहर के 12 बजे हैं तो आप मुझे उत्तर दीजिए कि इस 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर वाले देश में कितना बचा है। तो आप बाकायदा पहले ये देखेंगे कि सूरज की किरण को वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। और जब मैंने बोला 50 डिग्री पश्चिम है तो यानी कि ग्रीनविच पर सूरज की किरण पहले पड़ गई होगी, पश्चिम में जाने पर वही किरण बाद में पड़ेगी। तो आपको समय को घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो समय वहां पर आया ही नहीं अभी तक। आप पश्चिम का पता कर रहे हैं ना, और ग्रीनविच तो 0 पर है। तो 50 गुणा 4 यानी 200 मिनट। 200 मिनट के बाद सूरज की वो किरण, हाँ अगर आप पूरब लिखा होता तो आपको टाइम जोड़ना पड़ता, क्योंकि पूरब में किरण पहले पड़ चुकी है 0 डिग्री से। 50 डिग्री पश्चिमी इधर होगा और 50 डिग्री पूर्वी इधर होगा। तो इसका मतलब सूरज की किरण यहाँ पहले पड़ी होगी ना, और हमसे पूछा पश्चिम का है। 200 मिनट का मतलब होता है 3 घंटे 20 मिनट। अब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है, यानी कि वहां पर 12 बजने में अभी 3 घंटे 20 मिनट बाकी हैं। तो वहां का निर्धारित समय होगा 8:40। 3 घंटे घटाइए 12 में, 9 बजते हैं, और उसके बाद 20 मिनट और घटाइए, 8:40 होते हैं। तो जिस समय पर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय पर 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर वाले देश में 8:40 बजे होंगे। अच्छा चलिए मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं अब, क्योंकि मुझे आपको आंसर भी मुझे देना है और बहुत जल्दी उसका आंसर भी आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन है ये, किसी देश की स्थिति 40 डिग्री पूर्वी है, किसी देश की स्थिति 40 डिग्री पूर्वी है, और अगर भारत में दोपहर के 12 बजे हैं तो उस देश का मानक समय निकालिए। बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। अगर आपने इसका उत्तर दे दिया तो समझ लिया आपने भूगोल की पूरी जड़ समझ ली। जो जो आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। सवाल मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिएगा जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक, अगर किसी देश की स्थिति 40 डिग्री पूर्वी है और उस समय भारत में दोपहर के 12 बजे हैं, तो ये जो 40 डिग्री पूर्वी वाला देश है ना, इस समय यहां पर क्या मानक समय है, इसका उत्तर आपको देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर उत्तर देंगे। इस मेहनत को खराब तो नहीं करने देंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मानक समय के साथ इंटरनेशनल टाइम जोन की। ठीक है ना, टाइम जोन पर चर्चा तो करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरनेशनल टाइम जोन की स्थिति के बारे में। ठीक, मैं इसको जरा क्लीन कर देता हूं। देखिए हमने एक पॉइंट माना था जहां से हमने कहा था कि सूर्योदय हुआ सबसे पहले। चलिए हमने इस पॉइंट को मान लिया कि सबसे पहले सूर्योदय यहां पर हुआ। ठीक, हमने माना इसको। हमें ये पता था कि 24 घंटे बाद सूरज की वही किरण यहां पर पड़ेगी। ये सुबह है 23 तारीख की। सोचिए आप 23 तारीख की सुबह यहां पर हो गई है, 12 बज गए हैं। 2 घंटे बाद 23 तारीख की सुबह यहां पर होगी, 2 घंटे बाद यहां पर, 6 घंटे बाद यहां पर, 8 घंटे बाद यहां पर, 12 घंटे बाद यहां पर, और यही रीजन उधर का रीजन, यही ऑस्ट्रेलिया यहां पर फिर नजर आएगा आपको इस तरह से, क्योंकि गोल है, आपको फिर से वहीं पर आना होगा। यही चीज यहीं नजर आएगी आपको। ये अलास्का, ये देखिए ये जो रीजन है ना, ये मैंने यहां अलग से बना दिया, ये ऑस्ट्रेलिया बना दिया। ठीक है, समझिए आप, इसमें काफी कुछ रिसर्च करनी पड़ती है, तो ही शायद इसको हम अच्छे से समझा पाएंगे। तो देखिए 23 तारीख को ये रीजन है, ये सटा हुआ रीजन है, गोल गोल है, पीछे जाकर के यही ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया यहां पर बना दिया है मैंने। 23 तारीख की सुबह हो गई है, लेकिन यहां पर 23 तारीख की सुबह अब हो रही है। देखिए 23 सितंबर अब हो रहा है। क्यों? देखिए यहां से सूर्योदय हुआ था, 6 घंटे बाद यहां सूर्योदय हुआ, 12 घंटे बाद यहां पर हुआ, 18 घंटे बाद यहां पर हुआ। तो एक एक करके, क्योंकि पृथ्वी को पूरा घूमना है, पहली किरण यहां पड़ी तो 24 घंटे के बाद वो पहली किरण यहां पर पड़ी, और यही किरणें एक जैसी पड़ रही हैं, लेकिन अब यहां पर किरण पड़ेगी 24 की और यहां पर पड़ेगी 23 की। ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने ये माना कि भैया 23 की सुबह यहां पर पड़ी है, तो 24 घंटे बाद जब गोल घूम कर आएंगे तो 23 की सुबह यहां पर होगी, और तब यहां पर कौन सी सुबह हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल पॉइंट था, और यहां पर तब शुरू हो गई 24 की सुबह। 24 घंटे बाद यहां 23 की सुबह और यहां 24 की। देख लीजिए आप, क्योंकि मैंने इसको, चौकोर तो है नहीं ना, गोल है ना, तो कोई और छोर तो होगा नहीं, हमें ही मानना पड़ेगा कोई पॉइंट। यहां से शुरू करिए, गोल घूम के वहीं पर वापस आना है। तो 23 सितंबर को मैंने यहां पर माना था, 24 घंटे बाद 23 सितंबर की सुबह यहां हुई, तब तक यहां पर 24 का नंबर लग गया। तो ये कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्यों? क्योंकि इस रेखा के उधर गए तो 23 सितंबर, उधर गए तो 24 सितंबर। अब इसी वजह से इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि परीक्षा में यह सवाल आम हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे, पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो दिन बढ़ेगा या घटेगा? देखिए घट रहा है। 24 सितंबर से आप 23 सितंबर पर आ गए।
तो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो दिन घटेगा, और पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो दिन 23 से 24 हो गया, तो दिन बढ़ेगा। करेक्ट। ये परीक्षा में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस लाइन को बोलते हैं? 180 डिग्री पूर्वी लाइन को। ये सवाल पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्योंकि सीधी नहीं है, अब फिर आपके सामने यही सवाल आ गया, भैया ये सीधी क्यों नहीं है? सारी रेखा सीधी हैं। तो आप खुद ही सोचिए, कुछ द्वीप ऐसे आ रहे हैं बीच में, छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप नजर आ रहे होंगे, इधर से भी देख लीजिएगा आप, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप नजर आ रहे हैं। अब एक ही द्वीप बताइए, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ऐसे काट रही है उसको, सोचिए आप, ये सीधी क्यों नहीं है? कई बार सवाल पूछा जाता है। सोचिए एक द्वीप है, ये रहा द्वीप, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ऐसे काट रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अगर इसको सीधे काट लेगी तो देखिए यहाँ पर 24 सितंबर, यहाँ पर 23 सितंबर, तो आप सोचिए ना, क्या एक ही देश अपने ही देश में 2 तारीखें चलवा सकता है? उसकी तो सारी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ जाएंगी, देश कहाँ से चलाएगा वो? एक ही देश में 2 तारीखें चल रही हैं, तो क्या करना पड़ेगा भैया? या तो इसको इधर से काट लो या इसको इधर से काटो। इसी वजह से आपने एक द्वीप सुनेंगे, सोलोमन आइलैंड, अपने तारे जमी पर मूवी में देखा भी होगा, जब आमिर खान उसमें बोलता है कि जब आदिवासियों को पेड़ काटना होता था तो वो उसको जलाते नहीं थे, जी भर के गालियाँ देते थे, और वो पेड़ देखते ही देखते सूख जाता था। वो उस समय जिक्र किया गया सोलोमन आइलैंड का। ये उसी सोलोमन आइलैंड की बात हम कर रहे हैं, वहीं पर है। अब उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, ज़रूर देख लेना, अच्छी है। चलिए, तो देखा जाए तो ये इसीलिए सीधी नहीं है क्योंकि द्वीप जब बीच में पड़ेगा तो एक द्वीप या एक देश अपने ही देश के अंदर 2 तारीखें नहीं निर्धारित कर सकता भाई, इसीलिए ये सब करना पड़ेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं इन देशांतर रेखाओं की संख्या की। ये कुल कितनी है भैया? 360 है। परीक्षा में बताया, अभी बताया नहीं बताया मैंने, और आपके सामने बार बार मैं मुंह पे ही आपके कह देता हूं कि 360 देशांतर रेखाएं हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। क्या इन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी आप पता कर सकते हैं, या वो मैं निकाल के बताऊं? निकाल के बताएं क्या भाई? 2 देशांतर रेखाओं के बीच में सूरज की किरण को पहुंचने में 4 मिनट लग रहे हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। लेकिन सवाल तो यह है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? इसका राइट आंसर होगा, परिधि आपको पता है ना कितनी थी? 40,096 किलोमीटर, और टोटल रेखाएं कितनी है? 360। आया ना समझ में आपको? भाई आपको जब टोटल परिधि पता ही है, ध्यान से सुनिएगा, जब ये टोटल आपको पता है तो इनको 360 लाइनों में बांटा है, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते भाई 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी? भाग कर दीजिए सीधे, परिधि तो आप बाहरी नाप ही होती है ना, लगभग 111.3 आ रहा होगा, 111.3 किलोमीटर। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? 111 किलोमीटर। कैसे निकाला, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए, जब हमने इतनी जानकारी प्राप्त कर ही ली है तो इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी और इसमें ऐड कर देते हैं। पृथ्वी का परिभ्रमणीय वेग भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? आप पूछ लोगे कैसे? भाई आपको पता है कि 111 किलोमीटर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, और आपको अच्छी तरह से पता है इस दूरी को तय करने में पृथ्वी को, क्योंकि घूमना पृथ्वी को है, 4 मिनट का समय लग रहा है। देख लीजिए, अब घूम तो पृथ्वी रही है ना, तो परिभ्रमण कौन कर रहा है? पृथ्वी। तो उसकी वेलोसिटी निकल जाएगी ना घूमने की, परिभ्रमणीय वेग हम जिसको बोलते हैं, कितना निकल के आएगा? 27.75 या लगभग 28 किलोमीटर पर मिनट, सॉरी मिनट, हाँ 4 मिनट लग रहा है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है पृथ्वी का परिभ्रमणीय वेग क्या है, तो राइट आंसर उसमें लिखा रहता है लगभग 28 किलोमीटर प्रति मिनट। तो आपको आंसर क्या देना है? 28 किलोमीटर पर मिनट। इट इज राइट आंसर। जब आपको इतना कुछ पता है, इतनी जानकारियां उपलब्ध हैं, तो आप क्यों परिभ्रमण वेग नहीं निकाल सकते? इस तरह से पृथ्वी के आंतरिक स्ट्रक्चर यानी कि घूमने की सारी स्थितियां, देशांतर रेखाएं, आप किसी भी समय का मानक समय निकाल सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे ये अलग से वीडियो क्यों बनाना पड़ा, क्यों मैं इन चीज़ों को पिछली वीडियो में नहीं इंक्लूड कर पाया, क्योंकि इसमें अतिरिक्त समय बहुत लगता, और ये बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का सीधे कनेक्शन एग्जाम से। भाई परीक्षा में सबसे ज़्यादा सवाल इन्हीं चैप्टर से पूछे जाते हैं। एक पिछला वीडियो, एक ये वीडियो, अगर आपने ये 2 वीडियो देख लिए तो निश्चित तौर पर मैं गारंटी लेता हूं कि ज्योग्राफी में ऐसा कोई पेपर नहीं बना होगा जिसमें इससे संबंधित सवाल नहीं आए होंगे। मैं जब खुद भी पढ़ाता हूं तो स्पष्ट तौर पर कहता हूं, ये है भूगोल की जड़,
और जब आप जड़ नहीं पढ़ पाए तो आगे कोई भी वीडियो नहीं देख पाएंगे, यानी कि आगे आपको समझ ही नहीं आएगा। जब बेसिक्स ही नहीं पता, पृथ्वी की रोटेशन नहीं पता, मौसम नहीं पता, क्यों ठंडा हो रहा है, क्यों गर्म नहीं हो रहा, जब ये जानकारी नहीं है तो आगे भूगोल पढ़ करके क्या हासिल होगा। इसलिए जब भी आप कभी आगे की वीडियोस भी मेरी देखें तो सबसे पहले मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, और अगली वीडियोस में भी मैं कहूंगा कि सबसे पहले वाली मेरी 2 वीडियो जरूर देखिए। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इस समय पर कुछ नहीं समझ पाएंगे, इतनी ताकत है इन वीडियोस में। इसलिए नहीं कि इससे बाकी का भूगोल समझ में आएगा, इसलिए भी कि इससे सबसे ज्यादा सवाल परीक्षा में आते हैं। अगर मेरी बात का यकीन नहीं तो आप नोटिस कर लीजिएगा पिछले सारे एग्जाम पेपर खंगाल के कि इन क्वेश्चन से जो मैंने अभी पढ़ाया है कितने सवाल आ रहे हैं। एक अंतिम इस वीडियो में जो आपको बताना चाह रहा हूं मैं, हाँ मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया है भाई, उसका आंसर भी चाहिए कमेंट बॉक्स में। एक अंतिम क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं वो है, क्वेश्चन नहीं आंसर जो जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि पृथ्वी गोल है, ये रेखाएं कुछ इस तरह से हैं, तो देखिएगा क्योंकि जीवाखंड इस तरह से होता है। परिधि सबसे बड़ी माप होती है किसी भी सर्किल की या गोले की, परिधि अधिकतम सबसे बड़ी जीवाखंड होती है 40,000। भाई आप यहाँ से यहाँ घूम लिए तो ये दूरी तो कम हो गई ना। सोचिए ना, आप ग्लोब में भी देखिएगा आप, अगर आपके पास ग्लोब है तो जरूर ग्लोब लेकर के बैठिए, नहीं है तो आगे देखना जरूर। भाई आप यहाँ से इनिशियल पॉइंट शुरू कर रहे हैं, मैक्सिमम दूरी तो ये रहेगी ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 40,096 किलोमीटर की जो परिधि है ये जीवाखंड पर यहीं पर होगी ना। अगर आप यहीं से पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे तो दूरी कम तय करनी पड़ेगी, और ध्रुवों से राउंड लगाओगे तो वहीं के वहीं आ जाओगे। करीब 100 किलोमीटर आगे चल के पता चला आप यहीं पर आ गए, तभी तो पृथ्वी गोल है। ऊपर से देखिए, यहाँ से राउंड लगाएंगे, देखिए मैं गोल बना देता हूँ, आप यहाँ से राउंड लगाओगे तो हाथों हाथ वापस आ जाएंगे ना, और यहाँ से राउंड लगाएंगे तो वापस आने में लंबा समय लगेगा। इसका मतलब ये था कि भैया ये दूरी 40,096 है, लेकिन ऊपर जाते जाते कम हो जाएगी, निश्चित तौर पर कम होगी। तो क्या ये 111 किलोमीटर की दूरी है ये फिक्स है? नहीं, ये एक्चुअल में भूमध्य रेखा पर ली गई है। हालांकि परीक्षा में पूछा जाए तो 111 ही दिखना है, मगर ये भूमध्य रेखा पर है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो देखिएगा इनके बीच की दूरी कम होती जा रही, नहीं होती जा रही, क्योंकि मूल बिंदु से निकल रही हैं, और ऊपर जीवाखंड मैंने कहा छोटे हो जाते हैं। ये 40,096 किलोमीटर की दूरी थोड़ी ना है ये वाली, अब इसके बीच में आप खंड करेंगे तो कम आएगा ना। तो जितना आप भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे और जितना नीचे जाएंगे, ये 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाएगी। तो परीक्षा में सवाल कैसे आएगा? 2 देशांतरीय रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? राइट आंसर इज भूमध्य रेखा। अब क्योंकि दूरी घटती जाती है, बदलती जाती है, तो इस बदलती दूरी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिए जाएंगे। यानी कि दूरी फिक्स नहीं है ना 111 किलोमीटर, वो तो भूमध्य रेखा पर है। तो हम 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को बोलते हैं गोरे। ये गोरे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि 2 देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? गोरे। और वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि ये फिक्स नहीं होती, इसीलिए इसके अलग से नाम देना पड़ा। तो मित्रों ये टोटली मुझे भूगोल को कंप्लीटली सही से समझाने के लिए 2 वीडियोस का सहारा लेना पड़ा। अब मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। अगर आप नियमित देख रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर फायदा मिल रहा होगा। इसके अतिरिक्त संविधान की वीडियोस भी आपको सब समझ में आ रही होंगी, और उम्मीद करता हूं कि भूगोल में कोई तकलीफ नहीं आने वाली। इसके बाद हम पृथ्वी के भूगर्भ की बात भी करेंगे, अन्य चैप्टर की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे मनोबल पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको सटीक जानकारी देने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने अपने सबसे पहली वाली वीडियो में भी कहा था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बेहतर से बेहतर देने का हमारा प्रयास रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और आज मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी जो मैंने दी है इसको प्रोवाइड कराइए, उपलब्ध कराइएगा। धन्यवाद मित्रों।